हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, गुणसूत्र की संरचना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रोमोसोम क्रोमोसोम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। देखिए, क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है, इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने की थी और इसको क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने प्रदान किया था। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। क्रोमोसोम की खोज का श्रेय स्ट्रॉसबर्गर को दिया जाता है। तो क्रोमोसोम को स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था कि क्रोमोसोम जैसी कोई स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वास्तव में क्रोमोसोम है। ये नाम देने का कार्य किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का मीन क्या होता है? यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर दो वर्ड निकल कर आते हैं, क्रोमा और सोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड, सोमा मीन्स कणिकाएं, रंगीन कणिकाएं। ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? रंगीन कणिकाएं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम है ये हमारी सेल में कहां पाए जाते हैं। देखिए, यदि हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो नेक्ड होते हैं, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते। वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे न्यूक्लियोइड कहकर संबोधित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है? जब हम माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम हमें 2 आर्म युक्त, 2 भुजाओं वाला दिखाई देता है। कैसे? इस तरीके से, एक ये आर्म है और एक ये आर्म, 2 भुजाओं युक्त एक क्रोमोसोम दिखाई देता है। क्रोमोसोम की जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों आर्म हैं, ये सेंट्रोमियर नाम का एक बिंदु होता है, उसके द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए, अब यदि ये जो दोनों भुजाएं हैं क्रोमोसोम की, इन दोनों भुजाओं को हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। इस एक क्रोमेटिड में भी ऊपर की ओर जो शॉर्ट आर्म है, इसे आर्म का जो शॉर्ट हिस्सा है इसे हम पी कह सकते हैं, और लॉन्ग वाला हिस्सा है इसे हम क्या कह सकते हैं? क्यू कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो हमें इस तरीके की दिखाई देती है, 2 भुजाओं वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहां पर एक बात जानना और जरूरी है कि क्रोमोसोम जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर एक जाल के रूप में पाए जाते हैं। इस जाल को हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। लेकिन क्रोमेटिन जाल से इस तरीके की क्रोमेटिड का निर्माण कब होता है? इस तरीके के क्रोमेटिड का निर्माण होता है जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल जो है उनमें कुंडलन होता है, डिहाइड्रेशन होता है और उनमें कुंडलन होता है। उस कुंडलन के द्वारा जो क्रोमेटिन जाल है वो कुंडलित होकर क्रोमोसोम के इन क्रोमेटिड्स का, इन आर्म्स का, भुजाओं का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, अब एक क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पूरे क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड्स में किसी भी क्रोमेटिड का अध्ययन करें, किसी भी क्रोमेटिड को हम देखें तो दोनों में हमें एक ही तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो चलिए, एक क्रोमेटिड को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो किस तरीके का दिखाई देता है।
इस तरीके से। ये क्रोमेटिड का माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया डायग्राम है। इसमें ये जो क्रोमेटिड है, इसमें जो बाहर का आउटर जो एनवेलप होता है, इस आउटर एनवेलप को पेलिकल कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें बाहर की तरफ मैट्रिक्स होता है जिसमें क्रोमेटिड पड़ा हुआ रहता है। तो आउटर सरफेस पर दो चीजें हो गई, एक तो एनवेलप हो गया जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये हमें क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। इस क्रोमेटिड के अंदर एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए धागे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा, ये जो धागेनुमा संरचनाएं, क्रोमोनीमा पर मोतियों के समान कुछ कण पाए जाते हैं। मोतियों के समान पाए जाने वाले इन कणों को हम कहते हैं क्रोमोमियर। ओके, तो दो स्ट्रक्चर हो गई, क्रोमोनीमा और क्रोमोमियर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहां एक हमें खांच दिखाई दे रही है। इस खांच को प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस जगह पर एक बिंदु होता है। इस बिंदु को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर वह बिंदु होता है जिसके द्वारा गुणसूत्र की दो भुजाएं या दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर शो किया था। ये सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले स्थान पर पाया जाता है। इसे हम यहां पर काइनेटोकोर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि गुणसूत्र की दोनों आर्म किस स्थान पर आपस में जुड़ी रहती हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या हम कहें सेंट्रोमियर, या हम कहें काइनेटोकोर। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर हमें एक और खांच दिखाई देगी। इस खांच को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, द्वितीय खांच हो गई। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला ये जो पार्ट है, इस बाद वाले पार्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। तो देखिए, जिस क्रोमेटिड में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसमें सैटेलाइट होगा। यदि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो सैटेलाइट भी नहीं होगा। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उन क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की एक खास बात और होती है, इसे हम NOR से भी संबंधित करते हैं। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज रीजन इसे बोला जाता है। तो न्यूक्लियोलस यानी जो केंद्रिक होती है उससे संबंधित होता है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो पार्ट है। इसके अलावा जो गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं, गुणसूत्रों के इन सिरों को हम क्या कहकर संबोधित करते हैं, टीलोमियर। टीलोमियर, गुणसूत्र के सिरों को टीलोमियर कहा जाता है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है एक क्रोमेटिड के बारे में, कि एक क्रोमेटिड में कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं। जो स्ट्रक्चर हमें यहां दिखाई दे रही है एक क्रोमेटिड में, वैसे स्ट्रक्चर दूसरे क्रोमेटिड में दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में। थैंक यू।